हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने मेंस के नोट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स के बाद में हम मेंस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जीएस 1 को स्टार्ट करेंगे। तो आज जीएस 1 को मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें भी जीएस 1 में सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जब हमें स्टार्ट करना है अपने मेंस के लिए, तो हमें अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आयोग ने अपने सिलेबस में क्या क्या मेंशन कर रखा है और उसमें जो भी सब्जेक्ट है उसके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, मतलब कौन कौन से उसमें टॉपिक हैं जो हमें मतलब एकदम रटे होने चाहिए, एकदम मतलब दिमाग में होने चाहिए एकदम। ये मेरा कहना यही है कि आप सिलेबस को पूरा लर्न कर लो कि कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन से पेपर में कौन कौन सी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। तो जीएस 1 का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, जिसमें मैं आपको उसी से पढ़ाने जा रही हूँ। जिसमें मैंने क्या करती थी, अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पे सबसे पहले मैं ये करती थी कि जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है मैं उसका सिलेबस पूरा लिख लेती थी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे गए हैं। तो मेरे पास वो फ्रंट पेज पे मेरे टॉपिक रहते थे। मैं जब भी उनको नोट डाउन पीछे करती रहती थी, आगे टिक लगाती जाती थी कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो इससे एक हमारे पास ये भी रहता है कि हाँ एटलीस्ट हमारा कितना चीज़ें कवर है और कौन सी चीज़ें छूट चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सिलेबस देख लेंगे कि हमें आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर में आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इसमें हमें हड़प्पा वास्तुकला है, मंदिर वास्तुकला, गुफा वास्तुकला है, शैलकृत स्थापत्य, मौर्य वास्तुकला, पाल वास्तुकला, भारत में बौद्ध धर्म और इसकी वास्तुकला है, और जैन धर्म का भी बारे में पूछा जाता है क्योंकि जैन धर्म में इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ये सब काम हुए थे आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड। तो ये भी सब चीज़ें पढ़ी जाती है क्योंकि पूछ भी लेता है काफ़ी बारी। और ये उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला भी है, गुप्त काल जो कि अपने मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांधार कला, इन सब के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। चौल वास्तुकला हो गई, विजयनगर का साम्राज्य, और भारतीय मूर्ति कला और ये चित्रकला हो गई। नृत्य शैलियों के बारे में पूछा जाता है। संगीत, प्राचीन भारत के इतिहास के क्या स्रोत रहे हैं। मध्यकाल, इंडो स्थापत्य इस्लामिक वाला, ये भी पूछा जाता है। क्षेत्रीय स्थापत्य कला, आधुनिक वास्तुकला, भारतीय सभ्यता से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और दर्शन की, साहित्य की, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने मेंशन की हैं और इसमें लिखी हैं। क्योंकि जब हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स का, जब हमारे पास एक मॉडल आंसर के तौर पे एक टॉपिक हमारे पास होता है, तो जैसे कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए कि क्वेश्चन अगर आ रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो एटलीस्ट हमारे पास इतना तो कंटेंट होना चाहिए कि हम उसको जितनी भी डिमांड्स है उसको फुलफ़िल कर सकें। तो ये हमारे इसी को सोच करके मैंने ही अपने नोट्स बनाए थे कि मेरे पास एक पेज में किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें हों कि जो भी कुछ पूछे मेरे पास उसको फुलफ़िल करने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए, हमने सिलेबस में तो देख लिया कि मतलब मैं इसमें अपनी वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वास्तुकला के वर्गीकरण देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में कि अगर हम पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में क्या है, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक काल में क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला और दक्षिण भारतीय कला। ये सब तो आपको अच्छे से पता ही होगा क्योंकि अभी अभी हमने प्रिलिम्स दिया है ताज़ा ताज़ा, तो सब चीज़ें तो माइंड में रहेंगी कि प्राचीन में क्या आता है, मध्यकाल में क्या आता है। तो ये सब प्राचीन से रिलेटेड रहेंगे जो हम प्राचीन काल के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के लिए दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जब आधुनिक काल के आएगा भारत के बारे में, उसमें हम इंडो गॉथिक शैली और नव रोमन शैली, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो ब्रिटिश आए थे, हमारा जो आर्किटेक्चर जो अभी का है ये बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड है। जैसे कि आप दिल्ली का लुटियंस देख लेंगे और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, विक्टोरिया महल हो गया कोलकाता का, और अगर लखनऊ में अगर देखेंगे तो आप दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें, दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई हैं, मुगल काल की जुड़ी हुई हैं। तो ये सब आपको रफली सब मिलता रहता है। तो कुल मिला के हमको उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। चलिए, हम सबसे अपना पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, वह है हड़प्पा कला और वास्तुकला। इसमें सबसे पहले जो भी टॉपिक रहे हमारे पास
उसकी कम से कम 3 से 4 लाइन में हमारे पास एक डेफिनेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये नोट्स में ऐसा नहीं है कि पूरा कोई ग्रंथ को लिख के ले आई हूँ। ये शॉर्ट नोट्स हैं, चीज़ें बुलेट पॉइंट में लिखी हुई हैं, और हमें नोट्स ऐसे ही बनाने भी चाहिए, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, मेंस में, उसमें आपको 125 वर्ड्स में लिखना होता है शॉर्ट आंसर को, और लॉन्ग आंसर को 200 वर्ड्स में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए 200 शब्दों में किसी चीज़ को लिखना है, और उसमें सिंगल चीज़ तो पूछ नहीं लेता है कि वन लाइनर ने पूछ लिया कि हाँ ये बताओ क्या है। उसमें 2-3 डायमेंशन होती हैं, 2-3 डायमेंशन को फुल करना है, ठीक है। उसमें डेफिनेशन भी देनी है, कंक्लूजन भी देना है, और जो डायमेंशन पूछी गई हैं उनके बारे में भी बताना है। तो इन सब चीज़ों को 200 शब्दों में कम करना एक टास्क अपने आप में ही हो जाता है। इसीलिए मैंने नोट्स इसी बेस पे बनाया है कि मेरे पास 3 लाइन के लगभग हमारे पास डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन होनी चाहिए, जो भी टॉपिक है उसका क्या कारण रहा है, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, उसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है, कुछ अलग नहीं रहता है किसी चीज़ में। बस हमेशा ये हो जाता है कि समालोचना कर दो, आलोचना कर दो, टिप्पणी कर दो, विश्लेषण कर दो, ये सब अलग अलग टर्म है। तो ये सब चीज़ें तो बाद में डिस्कस की जाएंगी। तो कम से कम हमारे पास अभी ये होना चाहिए कि हमारे पास डेफिनेशन हो और उसके पॉइंट्स हों, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये बात समझ गए होंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा कला के बारे में। हड़प्पा कला की डेफिनेशन इसमें हम देख लेंगे कि जैसे हड़प्पा कला है क्या। सबसे पहले तो हमारे लिए यही जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा है, ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भागों में फैल गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम में जाना जाता है, ठीक है। मोटा मोटा इसमें यह कहा जा रहा है कि ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी सिंधु नदी के तट पर एक सभ्यता का विकास हो गया था, ठीक है। सभ्यता का विकास हुआ है सिंधु नदी के तट पे, जो बाद में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम में और पश्चिम भारत में हमारे यहाँ पे फैल गई, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अभी आपने प्रिंस था उस टाइम पढ़ा ही होगा सिंधु घाटी पूरा सभ्यता, कि हमारे यूपी में कौन से साइट्स हैं। अभी देखिए प्रिंस क्वेश्चन में पूछा था कि यूपी की कौन कौन सी साइट्स है, हुलास और आलमगीरपुर, ठीक है। राजस्थान की कौन सी हैं, हरियाणा की कौन सी हैं, पंजाब की कौन सी हैं, ठीक है। ये सब साइट्स हैं जो हमारे पश्चिमी भाग में इधर हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि ये सब वहाँ पे थी, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, कुछ विशेषताएं पढ़ लेंगे कि इस सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इस वास्तुकला की क्या क्या विशेषताएं रही है, ठीक है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में तो यही सब चीज़ें होगा, वो तो ये साइट्स तो पूछेगा नहीं, साइट्स तो हमारे प्लेस फैक्ट के हिसाब से हो गई। मेंस के लिए तो हमें ना पॉइंट्स चाहिए होंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो हड़प्पा की जो वास्तुकला थी उसकी क्या क्या विशेषताएँ थी। तो सबसे पहले उनके जो नगर थे वो एक आयताकार ग्रिड पैटर्न पर स्थापित है, ठीक है। उनके लिए वो अपने नगर नियोजन के लिए तो वो ऑब्वियस सी बात है फेमस ही थे, सबको पता है अच्छे से। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उनके जो नगर थे वो एक आयताकार ग्रिड पैटर्न पे थे, ठीक है। जो सड़कें थी उनकी वो आपस में समकोण पर काटती हैं, ठीक। सड़कों के बारे में, उनकी नालियों के बारे में, साफ़ सफाई व्यवस्था, ये सब चीज़ें बहुत फेमस हैं कि इन सब चीज़ों के तौर पर ही उसको जाना जाता था, ठीक है। भवन यहाँ पे 3 प्रकार के होते थे। एक आवास होते थे जहाँ पे हम लोग सब रहते थे, एक कुछ सार्वजनिक थे, ठीक है। और वहाँ पे स्नानागार, अन्नागार, ये सब तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा कि कौन कौन सी साइट्स थी, ठीक है। और यहाँ पे विशेषता ये भी है कि यहाँ पे पक्की मिट्टी ईंट का भी यूज़ होता था, ठीक है। जो ईंटें थी पक्की मिट्टी की थी, और जिप्सम, गारा, घर बनाने में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, ठीक। नगरों का विभाजन होता था कि जैसे वो ऊंचा नगर है, वो निचला नगर है, कि वहाँ पे कौन रहेंगे, निचले नगर में कौन रहेंगे। तो ये थोड़ा विभाजन भी था वहाँ पे, ठीक है। जल प्रणाली वो बहुत ही उन्नत थी वहाँ की, ठीक है। अन्नागार में वायु संरचना, वाहिकाएँ बनाई गई थी। ये इसलिए थी कि जैसे अब अनाज है वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े फ्रीज़र रखे हैं, तो ये सब इसलिए कि ताकि अनाज जो भी है वो सड़े नहीं लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना, जैसे अभी भी गांव देहात में चीज़ें की जाती हैं। हम लोगों के यहाँ गाँव में अभी भी याद है, अब तो शायद इतना नहीं रह गया ना, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े से सब बनाते थे और उसको ऊपर से थोड़ा सा ऊपर रखते थे ताकि जो भी अनाज उसमें स्टोर करके रख रहे हैं वो ख़राब ना हो। तो ये सब चीज़ें इसकी कुछ विशेषताएँ हैं इसमें। और हमारे आंसर जो मेंस के लिए लिखते हैं उसमें 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली बात कि जो आंसर हम फ्रेम कर रहे हैं वो
फ्लो चार्ट के थ्रू होना चाहिए। हमको वहाँ पे पैराग्राफ पूरा नहीं लिख देना है कि 4-5 चीज़ें थी उसको एक ही लाइन में, वहाँ पे हमें कोई ऐसे पैराग्राफ ऐसा नहीं कुछ भी करना है। हमें चीज़ें फ्लो चार्ट बना के पॉइंट वाइज में दिखानी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके, जितना भी ज़्यादा हो सके आप मैप के थ्रू दिखाइए, फ्लो चार्ट के थ्रू बताइए। चीज़ों के जो भी साइड्स हों तुरंत मैप छोटा सा ड्रॉ कर दो साइड में कहीं पे, एक आर्टिकल, ये सब पता है आंसर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आप किसी भी टॉपर की आंसर कॉपी देखिए, इतना ज़्यादा मैप होगा, इतना ज़्यादा डायग्राम होगा, और छोटे छोटे चीज़ों को एक बहुत अच्छे अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू उसको दिखाना, ये सब नंबर स्कोर करने के तरीके होते हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत ज़रूर रहिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट ये बनाया है ना वास्तुकला के लिए, ये आप बिल्कुल ही ड्रॉ करिएगा उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे इसमें, ठीक है। मैंने क्या किया, छोटा सा एक मैप ड्रॉ किया और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बना दिए। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ भी इसमें गलत नहीं है कि छोटू सा एक बना देना है साइड में और वहाँ पे इसे ड्रॉ कर देना है कि जैसे यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर के साइड में मांडा हो गया, इधर पंजाब वाले एरिया में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, यूपी साइड पे थोड़ा आलमगीरपुर दिखा दिया, इधर चन्हूदड़ो दिखा दिया, ये धोलावीरा दिखा दिया, लोथल दिखा दिया, दायमाबाद दिखा दिया। तो ये हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू दिखा देंगे, ये हमारे आंसर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे एग्जामिनेशन को ये पता लगेगा कि हाँ इसको इन सब चीज़ों का भी नॉलेज है। और साथ में छोटू सा लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे चित्र है प्रमुख स्थल के लिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही थी, उसकी नगरीय विशेषता की, तो मैंने कुछ स्थल वहाँ पर डाल दिए। बस सिंपल मैंने ये इतना सा कर दिया और ये मेरा एक आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ अन्य विशेषताएं भी आ जाएं जैसे कि और क्या क्या हो जाएगा, तो हम अन्य विशेषताओं में इसमें देख लेंगे। वहाँ पे क्या था कि जीवंत कल्पना की जाती थी, जैसे कि मातृ देवी की वहाँ पे पूजा की जा रही है, पुजारी के मिले थे, एक अर्धधड़ मिला था, नर्तकी की मूर्ति, तो कल्पनाएं थी उनकी कि ऐसे, और वो मातृ देवी जो मान रहे, ऐसा कुछ मूर्ति पूजा वहाँ नहीं थी। जैसे पेड़ की पूजा हो रही है, उर्वरता की देवी उसको मान के इसका किया जा रहा है, तो उनकी कल्पनाएं थी, ठीक है। संवेदनशीलता भी इन सब चीज़ों को लेके थी, ठीक है। अब इनकी मूर्ति, मृदभांड, आभूषण, ये सब तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इवन प्रिलिम्स में एक बार कोई क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इनकी ऐसी क्या विशेषता थी जो इनको अलग दूसरी चीज़ों से डिफरेंस करती थी, तो मेन कारण था इसका मृदभांड, क्योंकि जो मृदभांड इनके दूसरे पाए जाते थे ये सबसे अलग थे, ठीक है। शहर का नियोजन हो गया इनका, जल निकास प्रणाली, ये तो मोस्ट ऐसे पॉइंट्स हैं इनके कि जो इनको पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इनके लिए पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये इसमें तो हमने सब इसकी वास्तुकला के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाता है हड़प्पा की मूर्तिकला, कि अगर मूर्तिकला से क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि पूछता तो है ही सब चीज़ों से लेके। तो हड़प्पा की मूर्तिकला के लिए अगर क्वेश्चन हमारा आएगा तो पहले हम उसके लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे कि हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी कृतियों से व्यवहार में कुशल थे तथा यहाँ सबसे अधिक मात्रा में मोहर, कांस्य मूर्तियाँ और मृदभांड प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो मूर्तिकला में मैंने ये लिख दिया कि यहाँ पे हमें त्रिआयाम की कृतियाँ मिलती हैं। अब मूर्तिकला मैंने बताया ना, कांस्य की एक नर्तकी मिली थी जो कि लॉस्ट वैक्स उस पर आधारित थी कुछ, ठीक है। तो इसमें कृतियाँ थीं और उनको बनाने में ये लोग बहुत ज़्यादा कुशल थे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मोहर मिले हैं, कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं और मृदभांड मिले हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हो गया, क्योंकि उसने मूर्तिकला के बारे में पूछा तो हमने मूर्तिकला से रिलेटेड करके पूछ दिया। एक और चीज़ इसमें ऐड करनी रहती है कि जब अपने आंसर लिखे ना, उसमें जो मेन पॉइंट जैसे कोई आए तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आया कि हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी करते व्यवहार में कुशल थे और अधिक मात्रा में मोहर, कांस्य मूर्तियाँ और मृदभांड प्राप्त थे। तो मैंने मुहर देखा कि हाँ मुहर मिलती थी, तो मुझे हाईलाइट कर दी हूँ इसमें ना मैं चीज़ें कि हाँ यहाँ पे मुहर मिलती थी, मैंने मुहर के नीचे अंडरलाइन कर दिया। कांसे की मूर्ति के लिए बताया इसमें मूर्तिकला से रिलेटेड, तो मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ये बहुत बहुत ज़रूरी रहता है कि आपका जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हो उसको अंडरलाइन जरूर करिए, ठीक है। मृदभांड है, मृदभांड को मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिएगा अपने जब नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो इससे एक प्रैक्टिस में चीज़ें आ जाती हैं पहले से ही, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला में हमने मोहर के बारे में बताया, कांसे की मूर्तियों के बारे में बताया और मृदभांड के बारे में। तो हम मोहर की विशेषताएं भी पढ़ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ के आ जाए कि हड़प्पा की मोहरों की क्या विशेषताएं थी। तो हड़प्पा की मोहर की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मोहर की विशेषता क्या थी कि ये तो वर्गाकार थी, त्रिकोणीय भी थी,
आयताकार में भी थी और वृत्त के आकार में भी थी। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि इसमें पाए जाते थे शिव मूर्ति वाला और एक ऐसे करके कि इसमें हाथी बना है, भैंसा बना है, ऐसे करके पूछा जाता था कि क्वेश्चन, जैसे प्रिलिम्स टाइम पे मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो कोई गोल भी थी, ठीक है, ये जो यहाँ पे मुहरें मिली थी, ठीक है। और मुलायम पत्थर, स्टेरॉयड, चर्ट, तांबा और सामग्री का यहाँ पे यूज़ करते थे। तो इसमें पता है ना, लाजवर्त पत्थर मंगाते थे और बहरीन से मोती मंगाते थे, और वो सीसा जावर से चांदी, तांबा, खेतड़ी, ये सब उसमें था ना कि ये सब चीज़ें सामान हड़प्पा काल में यहाँ से यूज़ किया जाता था या यहाँ पे मंगाया जाता था। तो ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा है कि जो यहाँ पे सामग्री यूज़ हुई है ये सब चीज़ें थी, और इन सब का आयात निर्यात जो भी कुछ था उस समय पे चलता रहता था, ठीक है। चित्राक्षर लिपि थी, क्योंकि लिपि इनकी ऐसी थी जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। तो ये चित्राक्षर में थी लिपि, जिसको आज तक भी डिकोड नहीं किया जा पाया है, ठीक है। और पशु आकृति मिलती थी मुहर पे, ठीक है। जैसे कि पशुपति की मुहर मिली है, उस पर देखा होगा कि घोड़ा, हाथी, भैंसा, इन सब चीज़ों का मेंशन किया गया है कि इस पे ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। ये सब बने होने का प्रमाण हमको कहाँ से पता चला? मुहर से पता लगा। तो इससे ये तो पता लगा उनको उन सब चीज़ों का ज्ञान था उस समय पे वहाँ पे, ठीक है। यूनिकॉर्न की मुहर, ये सब चीज़ें बनी हुई होती थी। अभी ये क्या है कि व्यावसायिक प्रयोजनों में इनका यूज़ करते थे। अब जो ये जैसे जो मुहरें हैं, इनका यूज़ किस लिए कर रहा है? जब हम कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तभी तो अभी हम क्या करते हैं, रुपया पैसा है, कुछ सामान खरीदते हैं बेचते हैं, उसी में तो इसका यूज़ करते हैं। तो उसी समय पे इस तरीके का व्यवहार के लिए यूज़ करते थे व्यावसायिक प्रयोजन में, ठीक है। और गणितीय आकृतियाँ जो थी, इनसे शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब इनके टाइम पे जैसे चीज़ जो आकृतियाँ मिल रही हैं, अगर गणित कीजिए तो इससे हमको ये पता लग रहा है ना कि उनको पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों में भी, शिक्षा का चीज़ों का भी इनका नॉलेज था। तो ये सब चीज़ें इन मुहरों से हमको पता लग जा रही हैं। जैसे जो जो चीज़ें मुहर में मेंशन है या जो बना है कुछ भी, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ हिंट दे रहा है कि उस समय पर ये सब चीज़ें होती थी। तो मुहर की विशेषताएँ हैं तो ये हुई ना हमारी, जो हमें बता रही हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ें उस समय पर था, ठीक है। तो ये मुहर की विशेषता हो गई। अब आ जाते हैं मूर्तियों की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। मूर्तियों की विशेषता पहली हो गई लुप्त मोम प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या करते थे, एक मोम वैक्स का एक छोटू सा स्टेचू बना लेते थे। फिर उसके बाद उसको जब मोम से बन गया, उसके बाद उसको तांबे जो होता था ना कांसा, उससे उसको पूरा मतलब नहला के एकदम पूरा वो लेपन कर देते थे, ठीक है। लेप दिया उसके ऊपर, उस वैक्स वाली मूर्ति के ऊपर लेप दिया, फिर उसको आग में पका लेते थे। जब आग में पकाते थे उसमें नीचे छोटा पहले से छेद बना देते थे, ठीक है। जब आग में पकाएंगे कोई चीज़ को हम जलाएंगे तो वो तो ठोस हो जाएगा। अब जो हमने इसमें कांसा चढ़ाया था ऊपर से, वो तो जल के ठोस हो गया, और जो छेद था वहाँ से क्या हुआ, जो मोम था वो सारा पिघल के बाहर निकल गया। तो इसी को लॉस्ट वैक्स वाली प्रणाली की मूर्तियाँ कहा जाता था। तो इनकी विशेषता थी उस समय की, ठीक है। और पकी मिट्टी का यूज़ करते थे, पकी मिट्टी की ईंटें होती थी, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता था। जिसकी एक विधि थी पिंचिंग विधि, जिसका उदाहरण है माता देवी की मूर्ति। देखिए, आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ करेंगे चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने पकी मिट्टी का यूज़ का बता दिया, उदाहरण में डाल दिया जैसे कि माता देवी की मूर्ति, और ऊपर लुप्त वैक्स वाला बताया, तो यहाँ पे मैंने मोहनजोदड़ो की कांस्य नाग की मूर्ति बताई। इससे उस एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि अच्छा इसको ये भी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें आपने आंसर में जरूर डालनी चाहिए, स्कोर इसी से बढ़ता है, ठीक है। मृदभांड की विशेषताएं थी कि ये घरेलू तौर पे भी इसका यूज़ करते थे, सजावट के तौर पे भी, क्योंकि काफ़ी रंग बिरंगे थे, लाल, काले, नीले, पीले। तो ये इन सब चीज़ों में इस तरह का यूज़ रहता था इनका, ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा से संबंधित जितनी भी हमारी चीज़ें थी वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे मौर्य कला और स्थापत्य कला, ठीक है। अब हम इसमें मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे उस समय पे क्या चीज़ें थी, ठीक है। इसकी हमने एक डेफिनेशन लिख ली है, क्योंकि डेफिनेशन तो होना हमारे पास ज़रूरी है ना कि उसके मेन उसमें क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, क्योंकि मेन बॉडी के तो पॉइंट सबको पता रहता है कुछ ना कुछ। शुरुआत आंसर की कहाँ से करनी है, कुछ ये भी तो हमारे पास होना चाहिए ना, तो ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे, श्रमण परंपरा में बौद्ध जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी में सामाजिक व धार्मिक परिदृश्य परिवर्तित हुआ। ये सनातन परंपरा के वर्ण जाति प्रथा के विरोधी थे तथा इसी समाज में
मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उद्भूत हुआ और वहाँ मौर्य सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, अभी आपको पता है कि जब बौद्ध और जैन धर्म का आगमन हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने वैसे भी मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया, ये पूजा पाठ आडंबर ये सब चीज़ों को हटा दिया था। जब इन्होंने इन सब चीज़ों को हटाया बौद्ध धर्म के आगमन से, ठीक है, इन्होंने आया आके और जब ये आए अपनी प्रवचन दिए लोगों में, तो लोगों का दिमाग एकदम से खुला कि अरे हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये दान बलि ये सब कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि नहीं ये सब गलत है, जीवों को मारना बलि देना ये सब चीज़ें बताई। तो क्या हुआ ना, लोगों का माइंड एकदम से परिवर्तन हो गया। ठीक है, और उसी समय पे क्या हुआ कि मगध एकदम राज उठा। ठीक है, बौद्ध जैन काल पे आपको पता ही है कि मगध राज सबसे समृद्धशाली था और काफ़ी इनका प्रचार प्रसार भी इन दोनों धर्मों का काफ़ी राज्यों में हुआ। ठीक है, और पहली बात जो हमारे उस समय पे सनातन परंपरा चल रही थी वो जाति प्रथा विरोधी थी, ये सब चीज़ों को लेके वर्ण व्यवस्था चलती थी, तो ये सब पहले से उसके विरोधी ही थे। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने आके इन दोनों जो चीज़ें आडंबर ये सब जो कुरीतियाँ व्याप्त थी इन सबको हटा दिया। तो हुआ ना कि इन सब का एकदम से बोलाबाला हो गया और उसी समय पे मगध राज्य बना और वहाँ पे मौर्य सत्ता की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने इसमें बॉडी में लिख लिया। अब हम मौर्य कला का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले हम दरबारी कला, ठीक है, ये हो गई दरबारी कला जिसमें हम महल स्तंभ और स्तूप देखते हैं। ठीक है, और एक होती है लोकप्रिय कला जिसमें गुफाएं मृदभांड और मूर्तियां शामिल हो जाती हैं। तो ये मौर्य कला के अंदर आते हैं। मौर्य कला के जो दो इसमें क्लासिफिकेशन है दरबारी और लोकप्रिय, इन दोनों के बारे में सब डिवीज़न इसमें किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे महल के बारे में, क्योंकि मैंने यहाँ पे दरबारी कला में महल का बताया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम महल के लिए कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। महल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो पाटलिपुत्र में राजधानी थी, ठीक है, और कुम्भलहार में महल निर्माण का वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे राजधानी थी पाटलिपुत्र में वहाँ पे, और वहाँ पे कुम्हार का महल था जो कि लकड़ी का बना हुआ था, जो कि विशेषता थी। ठीक है, तो महल की विशेषताओं में ये आ गया। और वहाँ पे जो ईरान में उस समय पे एक पर्सिपोलिस था, ठीक है, उसने जो महल था वो अर्किमेनियन उससे प्रेरित थे हमारे यहाँ के महल। ठीक है, ईरान के पर्सिपोलिस से प्रेरित होके एक्मेनियन से हमने अपने यहाँ के महल बनाए थे जो हमारे यहाँ पे पाटलिपुत्र में मिलते थे। ठीक है, और इसमें सामग्री हमने क्या की उसकी लकड़ी का। और कुम्हार के महल में क्या था, जो केंद्रीय स्तंभ था वो 3 मंजिला था, केंद्रीय स्तंभ और 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। तो ये महल की विशेषताएं थी उस समय के। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्तंभ के बारे में। स्तंभ के बारे में क्या है कि अगर मान लो पूछ लिया ना कि मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में बताओ, तो स्तंभ के बारे में पहला तो कि ये राजकीय प्रतीक होते थे और इनको तब बनवाया जाता था कि जब कहीं आप युद्ध में जीत आए, तो हमने बोला ना जैसे जीत के आ गए तो हमने बना दिया यहाँ पे स्तंभ कि हाँ हमारी जीत का एक प्रमाण हो गया। जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि वो समुद्रगुप्त की जीतों का ही तो वर्णन है, तभी तो प्रशस्ति बना दी गई थी, वहाँ पे पूरा खंबा खड़ा है उनका। तो ये सब इसी चीज़ का होता था। उपदेश का प्रचार, अब जैसे अशोक के आप उपदेशों के बारे में देखेंगे कि अरे उनका ये अभिलेख ये बोलता है, उस अभिलेख में ये लिखा है वो लिखा है। तो ये सब क्या है, धर्म के प्रचार ही तो है कि जीवों की हत्या ना करो और धम्म घोष भेरी घोष ये सब चीज़ें सहिष्णुता, ये सब चीज़ों के जो उपदेश फैलाए अशोक ने, तो अभिलेखों के माध्यम से ही तो किए ना, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। ठीक, और चुनार बलुआ पत्थर ये इनकी मुख्य सामग्री थी। अब ये स्तंभ निर्माण हो रहा है, इसमें कुछ सामग्री तो जाएगी ना, तो वो चुनार और बलुआ पत्थर थे इसमें। ठीक है, अब इनका आकार क्या था, इनके आकार में ये वृत्त आकार में भी होते थे और आयता आकार में भी थे। लेकिन इनमें विशेषता ये थी कि जब भी ये कोई स्तंभ बनाते थे उस पर कोई ना कोई पशु की मूर्ति जरूर होती थी। जैसे आप अपने अशोक स्तंभ को ही देख लीजिए, उस पर ऊपर सिंह बने हुए हैं ना 4 पूरे डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई उस पर पशु होता जरूर था। ठीक है, और जो स्तंभ थे वो पहली बात तो पॉलिशदार होते थे, चमकदार होते थे। अब मैंने यहाँ पे भी इनके उदाहरण दे दिए हैं। ठीक है, उदाहरण में मैंने दे दिया है यहाँ पे लौर्य नंदनगढ़ का स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ। ठीक है, अब मैंने इसके उदाहरण में लौर्य नंदनगढ़ और सारनाथ स्तंभ बताया, तो मैंने छोटू सा यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया और यहाँ पे स्तंभ बना दिया। ठीक है, अशोक का स्तंभ बना दिया और इसमें दिखा दिया कि नीचे जो पूरा ये रहता है ये एकाश्म पत्थर, यानी कि एक पत्थर का पूरा रहता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खंड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये लोटस है छोटू, ये इसको उल्टा करके बनाया गया है और इसको यहाँ पे अबैकस बोलते हैं। और जो ऊपर वाला एरिया होता है वो शीर्ष होता है, कैपिटल इसका।
नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये अशोक का स्तंभ है। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत आपको इस खुश होकर 4-5 नंबर दे देगा, ये तो नहीं, बट कुछ तो फ़र्क भाई पड़ेगा ना, वो पॉजिटिव मैनर में हमारे आंसर को जांचेगा हमेशा आगे। ठीक है, अब स्तूप की विशेषताएं, क्योंकि स्तूप की विशेषताएं तो ऑब्वियस सी बात है, सांची का स्तूप है और अशोक के काल में स्तूप तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, तो स्तूप की भी विशेषताएं पूछी जा सकती है। ठीक है, स्तूप में सबसे पहले ये स्तूप क्यों थे, ये शवाधान के रूप में इनका यूज़ करते थे, जिसमें अवशेष होते थे और राख होते थे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि स्तूप के अंदर कोई मूर्ति रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे बुद्ध के ही अवशेषों को बहुत सारे स्तूपों के अंदर रखवाया गया है, तो उसमें मिट्टी राख ही तो है। ठीक है, और इसमें क्या होता था, इस स्तूप को मेधी और तोरण से, लकड़ी की मूर्तियों से सुसज्जित किया जाता था। अब जैसे आप कोई भी स्तूप का फोटो देखिए ना, उसमें तोरण है, मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाई गई हैं, प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, चारों तरफ उसके प्रस्तर बने होते हैं, तो ये सब उसकी विशेषताएं इसमें ही आ जाता है। ठीक है, और इसमें कच्ची ईंट का यूज़ करते हैं, ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने इसमें डाल दिया सांची का स्तूप और पिपरवा का स्तूप। अब जब स्तूप के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ के आएगा, तो मैं स्तूप की विशेषताएं लिख दूंगी वहाँ पे, और ये छोटा सा एक ये ड्रॉ कर दूंगी वहाँ पे, तो ये मेरे आंसर को बढ़ा ही तो रहा है। वहाँ पे हमारा स्पेस भी कवर हो जाएगा, हमारे पॉइंट्स भी वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो जब भी लिखें उसका एक डायग्राम जरूर ड्रॉ कर दें। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्तूप की एक आधारभूत संरचना दिखा दी कि यहाँ पे तोरण हो गए इनके। ठीक है, ये ऊपर बना दिया छत्र, पसली, हर्मिका, गुंबद हो गया, ये प्रदक्षिणा पथ इनका बना के रख दिया, और सीढ़ीनुमा रास्ता। ठीक है, जो भी मोटा मोटा एक बना दो कि मतलब थोड़ा सा समझ में, ऐसा नहीं कि वहाँ पे चूहा बिल्ली कुछ भी बना देना है, ऐसा बनाना है कि सामने वाले को देख के थोड़ा बहुत तो समझ पड़े। ठीक है, तो ये बनाना ज़रूरी रहता है। अब हम क्या करेंगे, एक अंतर देख लेंगे अशोक के स्तंभ में और अकेमेनियन स्तंभ में। जो मैंने बोला ना पर्सिपोलस से हम लोग वहाँ पे करते थे, उनसे प्रेरित होके। ठीक है, तो हम इसका अगर मान लो आ गया एग्जाम्पल ऐसे तौर पे कि मान लो कि इन दोनों के बीच में अंतर बताओ, तो हमें अंतर भी कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले इनके आधार में देखेंगे इनकी रचना कैसे हुई। ठीक है, इनकी रचना में ये है, यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, रचना के बेस पे इसमें कि जो अशोक स्तंभ था, ठीक है, इसमें एकाश्व पत्थर थे, यानी कि इनका पत्थर बीच से खंडित नहीं होता था, जहाँ से शुरू पूरा पत्थर एक ही उसमें लगाया जाता था। ठीक, और इसमें जो सामग्री थी चुनार के बलुआ पत्थर। ठीक, और अकेमेनियन क्या था, ये खंडों में था, मतलब आधा पत्थर इतना जोड़ा, फिर आधा इतना जोड़ा, फिर आधा इतना जोड़ा, ऐसे करके जोड़ जोड़ के बनाया जाता था, तो ये खंडों में था। और इसमें क्या था, बलुआ पत्थर यूज़ किया जाता था। स्थान क्या था, स्वतंत्र रूप से स्थापित होते थे। जैसे ना अपने यहाँ पे देख लीजिए कि कहीं भी चंद्र का किला है महरौली में, वो एकदम आसमान के नीचे है। ठीक है, अशोक के स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, ये सब चीज़ें समुद्रगुप्त के, ये सब एकदम खुले में कहीं भी बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो अकेमेनियन में होते थे, इनके जो बने होते थे राजभवन के अंदर बने होते थे, या फिर राजभवन से मतलब संलग्न होते थे, तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुफा स्थापत्य। ठीक है, अब इनकी गुफा के बारे में भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए केव पे ही आ गया तो कुछ तो पॉइंट्स हों। ठीक है, तो जो गुफाएं मेनली ये बनाते थे, ये बौद्ध जैन भिक्षुओं को विहार के रूप में दी जाती थी। जैसे कि आपने वो पढ़ी होंगी, वो सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर की गुफा, जो वो आजीविकों को समर्पित की थी अशोक और दशरथ ने, तो ये उसी का एग्जाम्पल है कि इनकी जो गुफाएं बनती थी वो मुख्य रूप से इनको भिक्षुओं को रहने के लिए दी जाती थी, कि मतलब ये अपने जंगल में रहेंगे अपना, तो ये इन सभी के लिए होता था। अब ये क्या होता था ना, पॉलिशदार खूब होती थी अंदर से, और जो दीवारें जो थी इनकी अलंकृत थी, इनका प्रवेश द्वार, कि अगर आप गुफा देखेंगे जिसका प्रवेश द्वार है खूब ज़्यादा उस पर कलंकारी की गई है, अलंकरण किया गया है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई गई होती थी। ठीक है, और बाद में इसको मठ के रूप में स्थापित किया जाने लगा, क्योंकि जब इतना ज़्यादा लोग बचे नहीं, जंगल में रहने को प्रेफर नहीं किया, उसके बाद में उसको मठ के तौर पे लिया जाने लगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में इसमें दे दिया मैंने बराबर की गुफा और नागार्जुनी गुफा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग साथ साथ आप लोग नोट्स मेकिंग भी अपनी करते रहिए, क्योंकि नोट्स जब होगा, आप पढ़ के मेंस रेडी होंगे आज पहले से, तभी तो बाद में मेंस प्रीलिम्स पास करने का कुछ फ़ायदा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम प्रीलिम्स पास कर लेंगे एसडीएम बन जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं। प्रीलिम्स पास बहुत लोग करते हैं, हर साल बहुत करते हैं, लेकिन मेंस कौन पास करता है, मुद्दा ये है कि आपको मेंस पास करना है। तो अभी के लिए जो 3 महीने स्टार्टिंग के हैं, उसमें डट के मेंस के लिए नोट्स एकदम रेडी कर लीजिए, और कम से कम रफली एक आइडिया तो रहे चीज़ें हमारी कॉपी में क्या लिखी हैं क्या नहीं है। फिर बाद में हमने प्रिंस पे लिखी अच्छे से,
प्रिलिम्स क्लियर करिए, उसके बाद आपके पास ये तो रहेगा ना माइंड में स्टेबिलिटी का। वो थैंक गॉड कम से कम मेरे पास नोट्स तो हैं सारे, सब बने हुए, मुझे कुछ बनाना तो नहीं है। बस उसके बाद अपना रिवीजन अच्छे से करिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, आंसर राइटिंग करिए, अपना एवेल्यूशन कराइए, जो चीज़ों कमी लगे उसको मॉडिफाई कीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मूर्तिकला के बारे में, कि अगर उनके मौर्यों के बारे में मूर्तिकला की पूछ ली, मौर्य की, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, मूर्तिकला में क्या था, मुख्य उपयोग क्या था, स्तूप की सजावट के लिए किया जाता था मूर्तियों का, और तोरण मेढी में धार्मिक अभिव्यक्ति की जाती थी, कि जो तोरण होते थे उसमें आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मैसेज मिलता रहता था। ठीक है, और तीनों धर्मों में यक्षरक्षणी की भी पूजा की जाती थी, और सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। ठीक है, तो ये इनकी मूर्तिकला की विशेषताएं थी। नेक्स्ट है मृदभांड। मृदभांड का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मौर्य काल में उत्तरी जो मृदभांड थे ये पॉलिशदार थे पहली बार। ठीक है, तो बोलते हैं ना NBPW वाले, तो ये पॉलिशदार होते थे, और काला रंग अत्यधिक चमक वाला होता था। काला रंग का यूज़ क्यों करें, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा यूज उसमें चमक आ जाए। और मृदभांड जो था विलासिता की, जैसे शराब वराब पीने में, इन सब चीज़ों के लिए उन सब में इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, विलासिता के दिखाना कि हम इतने रईस हैं, मृदभांड इतने हैं, तो ये सब उसका प्रतीक होते थे उस समय पे। ठीक है, तो ये मौर्य काल का था हमारा। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे मौर्योत्तर कला के बारे में। ठीक है, उत्तर मौर्यकालीन कला, इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि मौर्योत्तर काल है क्या, या फिर उसकी कला क्या है। तो इसमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जो मौर्य उत्तर काल कहलाता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल बेसिक कहा था कि जब दूसरी शताब्दी आई तो जब मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा था, जैसे शुंग कण्व ये सब बाद में आने लगे थे ना उस काल में, तो उस समय क्या हुआ, जब उनका पतन हुआ तो छोटे छोटे हमारे यहाँ पे राजवंश उठ गए थे। ठीक है, और उस समय पे बाहर से भी आक्रमण होने लगे थे उन, तो मौर्य के पतन के बाद जो विकास उस समय पे हुआ जिस काल का, वो मौर्योत्तर काल था, और उसी कला को ही मौर्योत्तर कला कहते हैं। ठीक है, अब मौर्योत्तर काल जो है इसको दो तरीके से बांट दिया जाएगा। ठीक, इसमें पहला हो जाएगा उत्तर दिशा में कौन कौन रहे, उत्तर भारत साइड, और पश्चिम भारत साइड कौन कौन रहे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे राजवंश है, थोड़े उधर थोड़े उधर। तो उत्तर में क्या था, शुंग, कण्व, कुषाण और शक। ठीक है, और पश्चिम में क्या था, सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर और वाकाटक। ये छोटे छोटे राजवंश थे अपने अपने काल में। ठीक है, अब इनकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल की। सबसे पहले हम इनका डिवीजन पढ़ लिया, अब हम इनकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। स्थापत्य कला के पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे, चट्टानों के द्वारा यहाँ पे गुफा का निर्माण किया जाता था। ठीक है, गुफा निर्माण किससे हो रहा है, चट्टान की वजह से। और यहाँ पे चैत्य और विहार का निर्माण बनाया जाता था। विहार क्या होता था, रहने के लिए होते थे, और चैत्य उनके पूजा गृह के लिए होते थे, तो यहाँ पे इनका निर्माण किया जाता था। ठीक, पत्थर और रोड़ी से निर्मित दीवारें बनाई जाती थी, जिसमें मानव और पशु की आकृतियाँ बनी हुई होती थी। ठीक है, तो जो भी दीवार बन रही हो उस पर कुछ ना कुछ उसमें पेंटिंग अपनी कर रखी थी, कहीं पशु बना है, कहीं मानव बना है, तो ये सब उनकी उनकी विशेषताएं थी कि वो ये सब चीज़ें बनाते कौन थे। ठीक है, इसके उदाहरण में आ जाएगा कार्ले का चैत्य, अजंता की गुफाएं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। ठीक है, तो ये उस समय के काल का था जब ये राष्ट्रकूट, वाकाटक ये सब थे, आपने पढ़ा ही होगा उसमें अपने हिस्ट्री में, जब अभी पढ़े होंगे प्रिलिम्स टाइम पे। ठीक है, तो आप जब देखेंगे अजंता एलोरा की गुफा, तो इस गुफा संख्या में सोई हुई राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी, ये सब का चीज़ें बताते हैं ना कि गुफा संख्या इतने में है, और कैलाश का मंदिर है और उसमें ये सब आकृतियाँ बनी हैं, तो ये आज भी हैं, ये उस समय पे बनाई गई थी, तो इनके साक्ष्य मिलते हैं। जैसे 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन किस में है, किस गुफा में है, तो कार्ले की गुफा में है, कन्हेरी की गुफा का उदाहरण मिलता है। तो यहाँ पे सब चीज़ें ड्रॉ की गई थी उस समय पे। बहुत इसलिए बीच बीच में कभी कभी कर देती हूँ, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी आपको गले से भी मेरे लग रहा होगा कि घर भी गई थी दिवाली टाइम पे, तो अभी वहाँ से आई हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मेरा गला ख़राब हो गया है। एक तो पानी भी चेंज हो गया, ऊपर से मिठाई वगैरह कुछ ज़्यादा ही खाली लग रहा मुझे मैंने, तो अभी मेरा गला नहीं सही हो पा रहा है। ठीक है, ये स्थापत्य कला में मैंने यहाँ पे उदाहरण देख लिए थे, इसके और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि उदयगिरी गुफा का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल वाला सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है,
तो इसमें ये भी उदाहरण है कि स्थापत्य कला में एक हाथी गुम्फा अभिलेख भी मिलता है और इसमें सैन्य अभियानों के बारे में भी पता लगता है। तो हमें वो ना उस अभिलेख से हमको ये भी पता लग गया अच्छा कि वहाँ पे उस समय पे सैन्य अभियान भी होते थे। ठीक है, इनके जो स्तूप थे बहुत बड़े होते थे और अलंकृत होते थे, मतलब उसने कुछ ना कुछ उस पर बनाया गया अच्छे से होता था। और यहाँ पे जो प्रस्तर का उपयोग ज़्यादा होता था, जो कि लकड़ी और ईंट के स्थान पर आ गया था। ठीक है, अब लकड़ी और ईंट पहले यूज़ होती थी, उसकी जगह पे अब क्या हो गया, यहाँ पे प्रस्तर का जो यूज़ था वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। और जब शुंग राजवंश आया तो अलंकरण के उसमें क्या हुआ, एक नया इन्वेंशन हो गया। तब क्या हुआ, वहाँ पे तोरण बनने लगे थे। ठीक है, तो जो शुंग राजवंश आया तो उन्होंने तोरण का निर्माण प्रारंभ करा दिया था। ठीक है, तोरण क्या थे, एक जटिल आकृति और पैटर्न पर बने हुए थे जो कि हेलेनिस्टिक प्रभाव से थे। ठीक है, तोरण आपने देखा ना, अभी मैंने जब स्तूप वाला दिखाया था उसमें साइड साइड में बताते थे कि 4 तोरण बने हैं। तो जो तोरण बने होते थे ना उस पर मतलब ऐसे होता था, तोरण ऐसे कुछ बना देता था ऐसे ऐसे करके, उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ होती थी, उस बहुत बारीकी से नक्काशी की जाती थी। तो ये आप कभी किसी फ़ोटो को से किसी स्तूप का ही उठाइएगा रियल वाला, ऐसे में देखिएगा अपलोड करके, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो यही है कि वो बहुत ही जटिल आकृति और पैटर्न था उनका, जो कि एक हेलेनिस्टिक प्रभाव देता था। जैसे एग्जाम्पल है इसका भरहुत का स्तूप और सांची का स्तूप। ठीक है, इन सब के तोरण, तो आप इसका फ़ोटो ज़रूर देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर का मज़ा यही है। मैं तो जब भी इसको कुछ बनाती हूँ, लिखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, जैसे इसमें अगर लिख के आ रहा है, मैं क्या करती हूँ, इसकी फ़ोटो सीधा गूगल करती हूँ, जाके देखती हूँ कि अच्छा रियल में ऐसा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लिक करती है माइंड में, इससे लॉन्ग टाइम आपको मेमोरेबल रन रहेगी। ठीक है, अब मूर्तिकला, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा हुआ है PYQ में, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ मैंने PYQ भी ऐड किए हुए हैं। बाद में एक लास्ट में मैं एक PYQ भी कराऊंगी, जैसे कि 2018 से लेकर 2024 तक के पेपर, उनका सॉल्यूशन मतलब लिख के पूरा सॉल्यूशन वो भी पढ़ना, ताकि हमको पता लगे कि लिमिटेड वर्ड्स में कैसे चीज़ों को लिखना है। ठीक है, चलिए इसमें हम गांधार शैली और मथुरा शैली और अमरावती शैली का डिफरेंस देख लेते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट किस बेस पे किया गया था। ठीक है, इनके मूर्तिकला के आधार क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले आधार इसमें क्या है, यहाँ पे बाहरी प्रभाव हम देखेंगे कि बाहरी प्रभाव किस तरीके से था। तो जो गांधार कला थी उस पे प्रभाव किसका था, यूनानी कला का। ठीक, मथुरा शैली कौन से प्रभाव था इस पे, स्वदेशी प्रभाव था इस पे। अमरावती शैली पे क्या था, ये भी स्वदेशी प्रभाव था। तो मथुरा अमरावती जब देश के अंदर है तो दोनों पे स्वदेशी प्रभाव था, लेकिन जो गांधार कला थी वो यूनान से प्रभावित थी। इनमें सामग्री कौन कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधार कला में हमने यूज़ क्या किया, नीले धूसर बलुआ पत्थर और मिट्टी का प्लास्टर, ये सब हमने यूज़ किया गांधार कला में। ठीक, मथुरा शैली में हमने क्या यूज़ किया, लाल बलुआ पत्थर, और अमरावती में सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया। ठीक, उसके बाद इसमें आएगा धार्मिक प्रभाव, हमने यहाँ से इसका आधार क्या रखा, तो इसका धार्मिक प्रभाव हमने ये रखा बौद्ध चित्रकला तथा ग्रीको रोमन देवता। ठीक है, तो जो हम धार्मिक प्रभाव इसमें ले रहे हैं किससे रिलेटेड है, ये बुद्ध की चित्रकला से था यहाँ पे, और ग्रीको रोमन देवता से था। ठीक, और मथुरा में क्या था, मथुरा की आप जो भी मूर्तियाँ देखेंगे मथुरा शैली से संबंधित वो तीनों धर्म की थी, हिंदू जैन बौद्ध धर्म तीनों। ठीक है, लेकिन जो अमरावती की थी वो सिर्फ बौद्ध प्रभाव की मूर्तियाँ मिलेंगी, यानी अमरावती शैली की अगर कोई मूर्ति मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध की रहेगी, लेकिन अगर मथुरा शैली की मिलेगी वो तीनों धर्म की रहेगी। ठीक है, संरक्षण यानी संरक्षण इन सबको किसने दिया, तो गांधार कला को संरक्षण तो कुषाणों ने दिया था। मथुरा शैली जहाँ पे देखिए कनिष्क की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो उसको भी संरक्षण कुषाण ने दिया था, लेकिन जो अमरावती शैली थी उसको संरक्षण किसने दिया था, सातवाहन ने। ठीक है, अब इनका विकास क्षेत्र क्या था, यानी कि इनकी उत्पत्ति हुई और इनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किस जगह पे हुआ, तो जो गांधार कला थी, अब गांधार आपको पता है ना अफगानिस्तान से रिलेटेड है, तो अफगानिस्तान कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि आधुनिक गांधार, वहाँ पे इसका विकास हुआ। अब मथुरा का कहाँ हो, मथुरा हमारे यूपी में है, तो मथुरा में ही होगी जाके कंकाली टीला वाली जगह पे। ठीक है, और अमरावती पता है आपको साउथ इंडिया साइड का हो गया, तो कृष्णा गोदावरी जो KG डेल्टा बेसिन वाला है नी, उधर वाले साइड में इसका विकास हो गया, यानी साउथ इंडिया साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, अब जो यहाँ पे मूर्ति कला थी, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बुद्ध की मूर्तियाँ जो थी उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए एज द बेसिस ऑफ गांधार, अमरावती और मथुरा शैली। ठीक है, अगर यहीं से क्वेश्चन बन के आ गया तो हमें तीनों तरीके से तो पता होना चाहिए ना कि अगर बुद्ध की मूर्तियों का लेके इन शैलियों के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम इसको कैसे करेंगे।
तो इसमें जो बुद्ध की मूर्तियाँ जो बनाई गई थी उन उन शैलियों के समय पे, उसमें क्या ऐसा डिफरेंस था कि हम पहचान जाए कि अरे ये मूर्ति बुद्ध की है तो ये किस शैली में बनी है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधार कला में। गांधार कला में क्या था, आध्यात्मिक मुद्दा में थे, ठीक है। आपको जब गांधार कला की मूर्ति मिलेगी बुद्ध की, वो एक आध्यात्मिक मुद्रा में होगी, ठीक है। उनके बाल लहरा रहे होंगे, ठीक है, बाल लहराते मिलेंगे और आभूषण बहुत ही कम पहने हुए होंगे, योगी की मुद्रा में होंगे, ध्यान की मुद्रा होगी, सिर पर उभार या जटा होगी, यानी कि सिर पर आप देखेंगे तो छोटा सा बाल लहराते तो बाल होंगे लेकिन जटा भी थोड़ी सी होगी। और जो क्या करेगा, बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है, यानी कि उससे आपको उस मूर्ति को देख के आपको पता है कि उसकी सर्वज्ञता जो है उस मूर्ति की, उसी की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे मथुरा कला में क्या था, बुद्ध की मूर्तियाँ जो मथुरा कला में, मथुरा शैली में बनती थी बुद्ध की मूर्तियाँ, उनकी विशेषताएं क्या थी। पहली बात तो मुस्कुराता चेहरा था, ठीक है, और प्रसन्न चित्त दिखता था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा था, गांधार में वो ध्यान मुद्रा में थे, एकदम साइलेंट मोड पे, लेकिन जो मथुरा की है वो मुस्कुराती हुई मिलेगी और उसका शरीर क्या होगा, एकदम हष्ट पुष्ट होगा, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए होगी मूर्ति वो, और चेहरे पर एकदम विनीत भाव होगा और सिर पर थोड़ी सी जटा होगी उभार वाली, ठीक। तो ये जब मिलेगी, जब ऐसी विशेषताएं, ये मथुरा से रिलेटेड होगी। और जब अमरावती शैली की बात आएगी तो मूर्तियाँ जो होती हैं वो कथात्मक कला पर अंग होती हैं, व्यक्तिगत विशेषताओं पर इसमें कम बल दिया जाता है, बुद्ध की जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती हैं, ठीक है। जो अमरावती की है उसमें बहुत ज़्यादा शरीर वरीर पे काम नहीं किया गया है, लेकिन वो क्या करता है, जातक कथाओं से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके जीवन से रिलेटेड उन पे ज़्यादा वो दर्शाया गया है। और इनकी जो कहानियाँ होती थी मानव और पशु रूप वाली, उसके बारे में जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको अमरावती शैली से मिलेंगी, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे इसको डिफरेंट तीनों चीज़ों का क्लियर हो गया हो कि तीनों में अलग अलग चीज़ें क्या रही हैं, ठीक है, जो कि बुद्ध की मूर्ति बनाने से लेकर थी शैली में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक यूनानी कला और रोमन कला कि ऐसा दोनों में क्या अलग अलग चीज़ें थी कि यूनानी कला और रोमन कला को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है जैसे आप देख रहे होंगे कि जो भी मैंने आंसर किया इसको छोटा छोटा कुछ ना कुछ अलग अलग फ्लो चार्ट से बनाया है, तो आप भी अपने जो आंसर लिखिएगा बनाइएगा अपने नोट्स को बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट हमारा है गांधार शैली द्वारा यूनानी और रोमन कला का एकीकरण किया गया था, ठीक है। जो गांधार शैली थी हमारी उसने क्या किया, यूनानी और रोमन को मिक्स करके एक बना दिया, ठीक। और यूनानियों की जो आदर्शवादी शैली थी उसी का इसमें यूज़ किया गया था, ठीक। और इसमें संगमरमर का यूज़ बढ़ा दिया गया, ठीक। रोमवासी जो थी उनकी यथार्थवादी शैली को इसमें लिया गया, ठीक। यूनानियों की हमने आदर्शवादी ली है और रोम की क्या ली है, यथार्थवादी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यूनान की क्या आदर्शवाद की शैली और रोम की क्या यथार्थवाद की शैली, इन दोनों का हमने यूज़ किया है, ठीक है। और वास्तविक लोग एवं ऐतिहासिक घटना से प्रेरित होती थी, तो यानी कि जो भी इसमें कला में चीज़ें जो मिलेंगी वो वास्तविक लोगों से और किसी ऐतिहासिक घटना से प्रेरित होकर ही उसमें बनाई जाती थी। और मूर्तियों में कंक्रीट का प्रयोग किया जाता था और भित्ति का चित्रण किया जाता था। जैसे भित्ति चित्र आपको देखने को मिलते हैं ना, वो रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जो भीमबेटका की गुफा है उसमें आपने देखा होगा कि भित्ति चित्रण का मिलता है ना उसके गुफा के अंदर, तो ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड थी। तो यही हमारी यूनानी कला और रोमन कला की विशेषताओं में भी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, एक मिनट थोड़ा देख लूँ जरा इसमें अभी कितना बाकी है। इसमें अभी काफ़ी है, गुप्त काल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये काफ़ी जाएगा, क्योंकि इसमें हमको मंदिर वास्तुकला भी पढ़नी है, मंदिर वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर चोल भी है इसमें चेन, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा गला भी बहुत दर्द हो रहा है और एकदम से आवाज़ जब बोल रही हूँ तो काफ़ी एकदम फंस रहा है और खांसी जैसा लग रहा है, तो बार बार मुझे पॉज करके इसको वीडियो को करना पड़ रहा है।
कल हम इसमें जो सेकंड लेक्चर रहेगा उसमें गुप्त काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप फीडबैक देंगे तभी मुझे पता लगेगा कि कैसा मैं कर रही हूँ अभी, क्यों नहीं। एक तो काफ़ी दिन के बाद अभी वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ऐसे काफ़ी टाइम से बीच में बनाई नहीं थी, तो बिल्कुल हैबिट में थोड़ा रह नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट अब ये कंटिन्यू चलेंगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। थोड़ा सा तो मेरे पे एहसान आप लोग कर दीजिए, तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और लाइक वीडियो को ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पहली वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। बाकी तब तक के लिए सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें और नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि देखो रिज़ल्ट कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, सबको पता है कैसा था, ठीक है। सभी को पता है इजी तो नहीं था, क्योंकि मैं इजी बिल्कुल नहीं कहूँगी। जो प्रीलिम्स का पेपर आया था मॉडरेट टू टफ़ तो था ही, ठीक है। टफ़ बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट टू टफ़ उस समय से था, क्योंकि जो मेन मुद्दा फंस रहा था वो उसके ऑप्शंस में फंस रहा था जाके। 50-50 में भाई मेरा भी गलत हुआ है, बहुतों का गलत हुआ है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में भी बता रही हूँ, उनका भी बहुत गलत हुआ है। उनसे मेरी बात हुई, खुद बोल रहे कि भाई 50-50 में जाके फंस रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़िए कि हाँ कितना जाएगा कितना जाएगा। मैं कह रही हूँ भाई कितना भी आपका बन रहा हो, अभी हमारा धर्म है कि हम अभी मेंस के लिए ही पढ़ें, कम से कम फरवरी तक, ठीक है। फरवरी तक भाई पढ़ लो मेंस के लिए, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कहीं भी पढ़ो, मतलब मेरा कहना यही है, फरवरी तक मेंस के लिए पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। कम से कम अभी हम कितना, नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने, 4 महीनों में आप 6 पेपर, ठीक है, जीएस के 4 पेपर और उधर यूपी स्पेशल के 2 पेपर, 6 पेपर का कंप्लीट करके अपना नोट्स रेडी कर लो, बना के रख लो। कम से कम माइंड में पॉजिटिविटी तो रहेगी कि हाँ मैंने मेंस पढ़ा है, किया है, अपना मेरे पास नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है अपना, कि जिस दिन फिर 3 महीने लग जाओ ढंग से प्लेन्स क्लियर कर लो अपना। जब प्लेन्स क्लियर कर जाएगा आपको पास ये तो रहेगा कि अरे चलो मेरे पास मेरे खुद के नोट्स तो है, मैंने कहीं से पढ़ा है। उसके बाद अपना आंसर राइटिंग करके ये सब चीज़ें अच्छे से इम्प्रूव कर लो। अभी इन सब चक्करों में मत पड़ो कि भाई मेरा कम बन रहा है, मैं किसी और चीज़ में मूव कर लूँ। मूव करो वो अलग बात है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ तो भाई स्विच कर लो, ठीक है। लेकिन लग रहा है मेरे को यही करना है, मेरा यही मन है, मुझे करना है, तो डेफिनेटली करो, लगते रहो। इस जो लगा रहेगा करेगा वही, जिसने कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखी है, ठीक है, वही आगे निकलेगा। जिसने छोड़ दिया हाई अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसे। भाई लगो इस पे, ठीक है। अभी 4 महीने दुनियादारी भूल जाओ, अपना मेंस चुपचाप पढ़ो, ठीक है। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो फिर भाई छोड़ के फिर जाओ, फिर इस चक्कर को लेकिन नहीं सब बनाए। अभी के लिए अपना मेंस पढ़ो चुपचाप, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए पढ़ा जाएगा, क्योंकि पढ़ाई असली तभी होती है जब मेंस पहले से ही रेडी होता है। प्रीलिम्स पास करके कोई बहुत बड़ा किसी को कुछ उखाड़ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अपना पढ़ाई करो सब लोग, ठीक है। और फालतू चक्कर में मत पड़ो कि इतना जा रहा है उतना जाएगा, कुछ नहीं जाना है। जिसको जो जाना होगा, जो रिजल्ट आएगा आयोग बताएगा, कोई अपना अपने आप से नहीं बताएगा। सब अपनी अपनी सिर्फ एक थ्योरी बना सकते हैं कि हाँ चलो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है। इससे लेना देना आप लोगों को अभी नहीं है, ठीक है। जितना सोचोगे, जितना देखोगे, मुंडी अपना उतना ही ख़राब करोगे। ये मैं पहले खुद भी करती थी, अब खुद समझ गई हूँ ना कि अब इन सब चीज़ों से क्या ही होता है। जितना हम सोचने में इसमें लगाएंगे, सच्चाई पढ़ते रहेंगे तो कुछ चीज़ें हमारे पास आएंगी ही, ठीक है। चलिए आप लोग तब तक अपना वीडियो देखिए और उसको पढ़िए। थैंक यू सो मच।